आज हम बात करने वाले हैं युद्ध के परिणाम के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुए थे। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे थे जो कि 1914 से लेकर 1919 तक हुआ था। 1918 में ज़्यादातर समाप्त हो गया था, लेकिन जो संधियां हुई थी वो 1919 में जाकर हुई थी। इस वजह से 1914 तक इसको गिना जाता है। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, क्या कारण थे, इसको पढ़ चुके हैं, घटनाक्रम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो भी घटनाएं हुई थी, उसके बाद जो संधियां हुई इनके बीच में, एक गुट हार गया था, एक गुट जीत गया था। उनके बीच में जो संधियां हुई, जो क्षतिपूर्ति के लिए जो भी उन पर शर्तें अधिरोपित की गई थी, जो भी बताई गई थी, उन सभी के बाद हम देखने वाले हैं युद्ध के परिणाम क्या हुए। युद्ध एक तरह से विश्व में होना नहीं चाहिए। युद्ध सही चीज नहीं है। जितना हो सकता है कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध को रोका जाए, क्योंकि युद्ध में मरता कौन है? आम आदमी, ऐसी जनता जिसका कोई कसूर ही नहीं होता, जिसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं होती। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें, ये सभी मारे जाते हैं, जो बहुत ही आम जिंदगी जी रहे होते हैं, बड़े आराम से रह रहे होते हैं। और लड़ाई कैसे होती है? प्रधानमंत्री है कहीं का, कोई प्रेसिडेंट है, एक दूसरे देशों से मनमुटाव हो गया, कुछ बातें पसंद नहीं आई किसी को, आपस में लड़ाई हो गई। मतलब उनकी जो भी लड़ाई है, उनकी सजा कौन भुगत रहा है? आम आदमी भुगत रहा है, जिसकी कोई गलती ही नहीं है। और इसमें नुकसान उनका नहीं होता। अभी आपने देखा था रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई। रूस अपने यहाँ बैठा हुआ है, रूस का राष्ट्रपति अपने यहाँ है, यूक्रेन का पता नहीं कहाँ है। मारा कौन गया? आम जनता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि युद्ध ना ही हो तो बेहतर है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो जनता को आगे बढ़ना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। युद्ध से सिर्फ तबाही हो सकती है। युद्ध किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, ना तो जो युद्ध लड़ रहा है उसके लिए और जो युद्ध रोकना चाह रहा है उसके लिए, किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होता। युद्ध से सिर्फ तबाही होती है, और ये तबाही का तब पता चलता है जब वो युद्ध रुकता है। युद्ध एक तूफान की तरह होता है। तूफान में कितनी तबाही हुई आप आकलन नहीं कर सकते, लेकिन जब तूफान रुकेगा तब आप आकलन करोगे कि कितना तबाही हुई है, क्या बचा है, क्या खत्म हो चुका है। युद्ध एक तूफान की तरह होता है, इसको जितना हो सके बचना चाहिए। तो आज देख लेते हैं हम युद्ध के परिणाम क्या हुए, क्या प्रभाव निकले, क्या कंक्लूजन निकला इसका। ये बहुत ज़रूरी था। इसके बहुत लंबे प्रभाव हुए थे, बहुत दूरगामी, जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते। क्या क्या हुआ था देख लेते हैं। अपार जनहानि। पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने बड़े लेवल पर लोगों की मृत्यु हुई थी, मृत्यु का शिकार हुए थे। इतना बड़ा जो युद्ध था पहली बार हो रहा था। इससे भी बड़ा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो अपार जनहानि, इसमें क्या हुआ था? इसमें 6.5 करोड़ लोग प्रत्यक्ष रूप से एकदम आमने सामने इस युद्ध में शामिल हुए थे, एकदम प्रत्यक्ष रूप से। 90 लाख लोग 90 लाख लोग इसमें मृत्यु का शिकार हुए थे पहले वर्ल्ड वॉर में। 90 लाख लोग ऐसे ही मर गए थे, जिनको उठाने वाले तक कोई नहीं था। जहाँ पे लड़ाई होगी वो अपने लोगों को तो हो सकता है उठा के वो जला भी दें या उनको कहीं पे दफना भी दें, लेकिन जो दूसरे देश के जो नागरिक होते थे, जो सैनिक होते, उनका क्या होगा? वो तो ऐसे ही कहाँ जहाँ पड़े वहीं पर पड़े रह जाते थे, उनका शरीर ऐसे ही सड़ जाता था। क्योंकि युद्ध बड़ा भयानक होता है। युद्ध किसी का नहीं होता, किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। नुकसान बराबर होता है दोनों तरफ, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। आगे है, इसमें 2.2 करोड़ लोग घायल हुए थे। जो भी युद्ध में बमबारी हुई थी, जो भी अटैक हुए थे, गोलीबारी हुई थी, उन सभी में 2.2 करोड़ लोग घायल हुए थे। और कुछ तो ऐसे घायल हुए थे जो परमानेंट डिसेबल हो गए थे। उनका या तो कोई अंग गायब हो गया था, या इस तरह से चोटें आई थी कि वो पूरी जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहे। तो ये था युद्ध में जनहानि, इसमें अपार जनहानि हुई थी। अब देख लेते हैं धन हानि। इसमें विशाल धन हानि भी हुई थी, बहुत पैसा खर्च हुआ था। बहुत सारे देश कर्ज के तले दब गए थे। दूसरे जो कर्ज के तले दाब रहे थे वो अपनी मनमानी शर्तें उन पर थोप रहे थे कि आप ऐसा कीजिए। इसमें सबसे ऊपर था अमेरिका।
अमेरिका इस युद्ध के बाद सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बन के उभरा और अमेरिका एक अमीर देश भी था। इस युद्ध में अमेरिका ने सबसे लास्ट में जाके एंटर किया, और वो भी इसलिए क्योंकि जो युद्ध लड़ रहे थे जो देश जिनको पैसा दे रखा था अमेरिका ने, उस पैसे को निकाला जा सके। अगर वो हार गए होते तो वो उसका पैसा डूब जाता। अस्त्र शस्त्र जो भी हथियार वगैरह थे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सप्लाई किए थे। किसको किए थे? फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रूस, इन सभी को बहुत ज़्यादा हथियार दिए थे, और उन हथियारों के बदले बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सोने वगैरह, सोने की चीज़ें, ये सभी चीज़ें उन्होंने ली थी। सोना रखते थे पहले, क्योंकि पहले पैसे की वैल्यू नहीं थी। हाँ, जो चीज़ें होती थी सोने वगैरह में, हीरे वगैरह में, इन सभी चीज़ों को रखते थे। आगे देख लेते, इसमें विशाल धन हानि हुई थी। क्या हुआ था? इंग्लैंड को इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय ऋण था 74,350 लाख पाउंड तक हो गया था। इतना ज़्यादा कर्ज में डूब गया था। तभी तो इसकी जो पकड़ थी इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, हालांकि ये ग्रुप जीता था, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी जो पकड़ थी दूसरे उपनिवेश वगैरह जो थे इसके, इंग्लैंड के, जैसे भारत भी एक था, इस पे इनकी पकड़ जो है कमज़ोर होती जा रही थी, जिसकी वजह से इनको आने वाले टाइम में बहुत सारे उपनिवेशों को आज़ादी देनी पड़ी। ये बहुत बड़ा रीज़न था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि जर्मनी ने इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। भले ही वो हार गया था, लेकिन कमज़ोर बहुत ज़्यादा कर दिया था, उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद करके रख दिया था। कहा यह भी जाता है कि इंग्लैंड से जब हमको आज़ादी मिली, उसमें गांधी के रोल से ज़्यादा अडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा रोल था। हमको जो आज़ादी दिलाई उसमें अडोल्फ हिटलर जो था, जर्मनी का जो तानाशाह था, उसका बहुत बड़ा रोल था, ना कि गांधी जी का। वो कैसे? अडोल्फ हिटलर ने, जो कि जर्मनी का तानाशाह था, उसने इतनी भयानक युद्ध लड़ा था ब्रिटेन के साथ, उसको कई मोर्चे पर हरा दिया था, और उसको इतना कमज़ोर बना दिया था कि इंग्लैंड को इतना कमज़ोर बना दिया था कि जो भी उपनिवेश थे उन पर पकड़ बनाना उसका मुश्किल हो गया था, इंग्लैंड के उपनिवेशों पे। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर जर्मनी इस भयानक तरीके से इतनी बहुत आगे लेवल की अगर लड़ाई नहीं लड़ा होता, तो हो सकता है इंग्लैंड भारत में और समय तक रहता। तो इसका श्रेय कई बार बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे उसका श्रेय अडोल्फ हिटलर को भी देते हैं। गांधी से ज़्यादा हिटलर ने काम किया इंग्लैंड को कमज़ोर करके, जिसकी वजह से भारत पर इंग्लैंड की पकड़ जो है कमज़ोर होती चली गई। आगे देख लेते हैं, ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे हिस्ट्री में। आगे देख लेते हैं फ्रांस पे 14,74,720 लाख फ्रैंक का ऋण चढ़ गया था, राष्ट्रीय ऋण। इसमें बहुत सारे हथियार खरीदे थे, बहुत सारी सामग्री खरीदी गई थी, खाने के लिए, साजो सामान, सैनिकों के लिए। इस तरह से इन पे कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। आगे जर्मनी पे 16,06,000 लाख मार्क का, इनकी करेंसी है मार्क, इनके ऊपर कर चढ़ गया था इतना, जो कि बहुत ज़्यादा था। ये तो था विशाल धन हानि। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई थी। राष्ट्रीयता का विकास हुआ था। जब ये युद्ध लड़ा गया था तो इसमें राष्ट्रीयता का काफ़ी विकास हुआ था। जब कोई भी युद्ध किसी बाहरी देश से लड़ा जाता है तो अक्सर देखा जाता है कि पूरा देश एक हो जाता है। उस समय राष्ट्रवाद चरम पे होता है, सबसे ऊपर होता है उस समय। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट कोशिश ये करते हैं कि अगर हम ना जीतें तो किसी देश से थोड़ा सा लड़ाई कर लेते हैं वो लोग। ऐसे में क्या होता है कि पूरी जनता ना चाहते हुए भी उस राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट के सपोर्ट में आ जाती है, वो आने वाले चुनाव में जीत जाता है। ये हुआ था चीन के साथ। चीन का जब युद्ध हुआ था भारत के साथ 1962 में, तो वो जो उस समय जो उनका प्रशासक था, जो भी शासक था, वो अपनी शक्ति खो रहा था, अपना विश्वास खो रहा था जनता के अंदर। तो उस विश्वास को और अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए उसने भारत पर अटैक कर दिया, और वो काफ़ी मोर्चे पर जीत भी गया, और वो अपने देश में भी जीत गया। तो ये बहुत बड़ी चालें होती हैं कि दूसरे देशों से लड़ाई करने की। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीयता का विकास, इसमें क्या हुआ
टर्की, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड स्वतंत्र हो गई। इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीयता का काफ़ी विकास हुआ। इन्होंने देखा कि क्यों ना इन तानाशाही को ख़त्म करके हम खुद स्वतंत्र हो जाएं, अपने भाग्य का फैसला हम खुद करें। तो इनमें ये देश देखे जाते हैं कि ये स्वतंत्र हो गए थे, इनमें राष्ट्रीयता का विकास हो गया था। और जो भी इन देशों में जो भी कब्जे कर रखे थे जिन देशों ने, उनको मार के भगा दिया गया था या उनके कब्जे को हटा दिया गया था। आगे है राजतंत्र का पतन हो गया था। इसमें बहुत सारे ऐसे राजतंत्र थे जिनका पतन हो गया था, जिनको खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह पे गणतंत्र की स्थापना की गई थी, मतलब डेमोक्रेसी की स्थापना की गई थी। इसमें कौन थे, ऑस्ट्रिया का हैप्सबर्ग, ऑस्ट्रिया का जो हैप्सबर्ग राजवंश था उसका हमेशा के लिए खात्मा हो गया था। रूस का रोमानोव, ये भी पूरी तरह से खत्म हो गया था। जो रोमानोव राजवंश था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रासंगिकता ही खो दी। रूस हार गया था एक तरह से बहुत सारे मोर्चों पे, तो इस वजह से उसकी जनता ने क्रांति कर दी, उसको हटा डाला। आगे प्रसा का जो राजवंश था, हाहिंजोलर्न जो राजवंश था, उसका भी हमेशा के लिए खात्मा हो गया। तो इस युद्ध ने बहुत सारे राजवंशों का खात्मा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इससे क्या हो, राजवंश क्या है, तानाशाही होती है एक तरह से, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा की बेटी रानी, इस तरह से चलता रहता है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र का विकास हुआ था। इसमें जो भी युद्ध हुआ इसके बाद बहुत सारे देशों में लोकतंत्र आ गया था, गणतंत्र आ गया था। पब्लिक का जो भी पावर थी वो स्थापित हो गई थी। इसमें कौन थे, यूक्रेन, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फिनलैंड और टर्की। इन सभी देशों में टर्की में 1923 में गणतंत्र स्थापित हो गया था। इन देशों में पहले हो गया था। तो इन सभी देशों में युद्ध के बाद गणतंत्र स्थापित हो गया था। हाँ, आगे चल के क्या हुआ कि जर्मनी और दूसरे देशों में फिर से तानाशाही आ गई, क्योंकि जो तानाशाह था जर्मनी का, अडोल्फ हिटलर, वो एक निरंकुशवादी था। तानाशाही उसके शासन को कहा जाता है, तानाशाह कहा जाता है उसको। तो आगे चल के भले ही उसमें बदलाव हुए, लेकिन इस समय इसके बाद, युद्ध के बाद, इन सभी देशों में गणतंत्र स्थापित हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये सभी देश जो जीते थे, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस वगैरह, इटली वगैरह, ये सभी देश एक लोकतंत्रीय देश थे, जो कि सभी देशों में चाहते थे कि लोकतंत्र फैले, राजशाही खत्म हो जाए, राजतंत्र खत्म हो जाए। आगे है रूसी क्रांति। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा रूसी क्रांति पर। रूस में क्या था, रूस बहुत सारे मोर्चों पर हार गया था, जिसकी वजह से उसकी जनता ने वहाँ पर क्रांति कर दी। और जो जारशाही का जो शासन चल रहा था रूस में, निरंकुश शासन चल रहा था, उसको उसने उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर एक नया शासन स्थापित किया। तो इस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, खाद्यान्नों का अभाव हो गया था। जब रूस युद्ध में शामिल हुआ तो बहुत सारे जो मजदूर थे, मजदूर वर्ग था, वो सभी सेना में शामिल कर दिया था। जब मजदूर वर्ग को आप सेना में शामिल कर दोगे तो क्या होगा, मजदूरी कौन करेगा, खाने के लिए चीज़ें कौन उगाएगा। तो इसका वहाँ की आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वो बहुत ज़्यादा खाद्यान्न को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। खाद्यान्न की चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी और जो भी थी उनके भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी। उद्योग धंधे ख़त्म हो गए थे। व्यापार बिल्कुल नष्ट हो गया था। कृषि में कोई काम नहीं चल रहा था। सब कुछ बर्बाद हो गया था और जारशाही का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। इसके बाद हुई थी बोल्शेविक क्रांति, जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है। इसने विश्व को कई तरह से प्रभावित किया। पंचवर्षीय योजनाएं यहीं से स्टार्ट होती हैं। 5 वर्ष की प्लान बनाते हैं और 5 वर्ष में आगे क्या करना है, कैसे करना है, उन सभी चीज़ों को प्लान बना के पूरा किया जाता है। इससे रूस को और दूसरे देशों ने जिसने अपनाया इस क्रांति के बाद 5 ईयर प्लान को, उन सभी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। इंडिया ने भी आज़ादी के बाद पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। अब ख़त्म कर दिया गया है बीजेपी के शासन में, लेकिन जब तक कांग्रेस का शासन रहा काफ़ी समय तक इनको चलाए रखा। कुछ फायदे भी हुए इनसे। आगे है राष्ट्रसंघ की स्थापना। युद्ध होने से पहले
जब युद्ध हुआ उससे पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था अस्तित्व में नहीं थी। कोशिश तो की जा रही थी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जिससे कि सभी, अगर कोई विवाद होता है किसी के बीच में, किसी भी देश के बीच में, तो आपस में बैठ के उसको सुलझाया जाए। लेकिन ऐसी कोई संस्था नहीं थी, जिसकी कमी की वजह से पहला विश्व युद्ध हुआ था। अगर कुछ ऐसी संस्थाएं होती तो हो सकता है इस तरह के युद्धों को टाला जा सकता था। तो इसके बाद एक जो काम हुआ था वो राष्ट्र संघ की स्थापना का काम हुआ था, जो कि 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान था यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन का था। इनके प्रयासों से ही इसको बनाया गया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिका ने इसको बनाया, लेकिन वही इसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह के कोई प्रतिबंध उस देश पे लगाए जाएं। वो फ्री रहना चाहता था पूरे विश्व में। वो इसमें शामिल नहीं हुआ, तो इसकी जो कि वैल्यू थी वो थोड़ा कम हो गई। इसके जो भी बातें होती थी, जो भी सिद्धांत बनाए जाते थे, उसको सभी देश लागू नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो सबसे पावरफुल था जो देश, वो अलग ही था। अगर वो इसमें शामिल हो जाता तो हो सकता है कुछ चीजें बदल सकती थी। इसके होते हुए भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि सभी देश जो है इसके बाद भी मनमानी करने लगे, अपनी चलाने लगे। तो इससे बहुत फर्क पड़ा। अगर इसमें कोई पावरफुल देश और होता, जैसे कि यूएसए, अमेरिका और होता, तो इसकी बात कुछ अलग होती। इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रभाव था इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह का। वो जैसा कहते थे वैसा करने की कोशिश करवाते थे दूसरे देशों से। ऐसा कैसे चल सकता है? तो इस राष्ट्रसंघ की जो भी सिद्धांत थे उनको बहुत सारे देशों ने मानने से इनकार कर दिया। तभी इसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना जरूरी हो गया था। आगे है अमेरिका का विश्व की महान शक्ति बनना। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सबके सामने आ चुका था कि मैं सबसे पावरफुल कंट्री हूँ, और वो ऐसा था भी, क्योंकि बहुत समय तक, जब से वो आज़ाद हुआ था, बहुत समय तक उसने सभी तरह से अपने आप को अलग रखा था। अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम थे उन सभी से किसी भी विवाद में वो पड़ा नहीं था, अपना विकास किया था। और उसके बाद भी प्रथम विश्व युद्ध में इन सभी देशों को, जो कि मित्र राष्ट्र थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली वगैरह, उन सभी को हथियार सप्लाई किए थे। बाकी सामग्री सप्लाई अमेरिका के द्वारा ही की गई थी, और इन पे बहुत सारा कर्ज भी अमेरिका का चढ़ गया था। तो इसने बहुत सारे अपने प्रभाव में इन देशों को रखा, और जो कहा इनसे कि ऐसा करना है उनको करना पड़ा, क्योंकि उन पर कर्जा चढ़ा हुआ था। इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा इस चीज़ का। और दूसरा, अमेरिका को इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका इस विश्व युद्ध के अंदर, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत लास्ट में शामिल हुआ था, और जब शामिल हुआ सबको ख़त्म कर दिया गया। मतलब युद्ध समाप्त ही हो गया था एक तरह से, क्योंकि उनका पलड़ा भारी हो गया था, और जो एक्सिस पावर थी, जो हारा हुआ गुट था, वो काफ़ी कमज़ोर होते चले गए थे। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म। पहले विश्व युद्ध ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया था। कैसे दिया था? जो संधियां हुई थी इतनी अपमानजनक और इतनी कठोर थी और इतनी मनमानी थी, जिनसे पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया था। एक तरह से जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को इतना जलील किया गया था इस पहले विश्व युद्ध के बाद संधियों में, जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इतनी ज़्यादा उस पर धनराशि थोप दी थी क्षतिपूर्ति के रूप में, जिसको चुका पाना भी बहुत मुश्किल था। 660 करोड़ पाउंड की धनराशि। आप सोच सकते हैं कितनी धनराशि होगी। पहले तो उसके सारे जो प्रदेश थे, औद्योगिक प्रदेश, उनको छिन्न भिन्न कर दिया, अपने कब्जे में ले लिए बहुत सारे प्रदेश। उसके बाद बहुत सारी क्षतिपूर्ति की धनराशि भी उस पर थोप दी, और उसको कठोरता से वसूलने का प्रयास भी किया। अगर इतना बुरा सलूक जर्मनी के साथ नहीं किया गया होता तो दूसरा विश्व युद्ध शायद नहीं हो पाता। तो पहले विश्व युद्ध में ही दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें जमी हुई थी। तो ये था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म भी पहले विश्व युद्ध ने ही दिया था, क्योंकि जो भी उसमें नीतियां अपनाई गई थी, मनमाने ढंग से काम जो किया गया था, जो जीते हुए देश थे उनके द्वारा जो किया गया था, उसी का उनको भुगतान दूसरे विश्व युद्ध में झेलना पड़ा था। तो ये था हमारे परिणाम, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी माने जाते हैं किसी भी एग्जाम के हिसाब से। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए